नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा मिनरल न्यूट्रिशन। ये इस टॉपिक का 5वां भाग है। ये वीडियो और ऑनलाइन क्लास आप गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इससे सीधे जुड़ने के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे पहले अभी तक हमने खनिज पोषणों के प्रकार, उनके कार्य और उनके अध्ययन करने की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ा हुआ है। जिन एलिमेंट को हमने कार्य और इसको विस्तार से पढ़ा हुआ है वो केवल और केवल मैक्रो एलिमेंट थे, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। आज हम माइक्रो एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी सामान्य जानकारी के लिए बता दें कि कॉपर, जिंक, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोराइड और निकिल जैसे तत्व उसकी आवश्यकता और मात्रा के आधार पर सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के अंतर्गत रखे गए हैं। हम आज एक एक तत्व का अवशोषण, उसका सोर्स क्या है, कार्य क्या है, उसकी न्यूनता से होने पर क्या रोग उत्पन्न होते हैं, एक पर्टिकुलर तत्व के कारण पादपों में होने वाले कॉमन डिजीज क्या है और मृदा में उस तत्व की पूर्ति कैसे की जाए के बारे में डिस्कस करेंगे। मिनरल न्यूट्रिशन से संबंधित विभिन्न टॉपिक जो पूर्व में पढ़ाए जा चुके हैं को समझने के लिए गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियोस को ज़रूर देखें। ये सभी वीडियोज मिनरल न्यूट्रिशन पार्ट के रूप में, तो पार्ट 1 से लगा करके पार्ट 4 तक आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। सूक्ष्म मात्रिक तत्व का पहला तत्व हमने जो आज सेलेक्ट किया है वो है कॉपर। कॉपर जिसे हम Cu से लिखते हैं, इसका सिंबल Cu है। इस तत्व का सोर्स मूल रूप से मृदा में मिलाए गए अवशेषों के द्वारा या पादप अवशेष से होता है, क्योंकि कॉपर मृदा के अंदर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। जिस स्थान पर कॉपर अथवा तांबे की अधिकता होती है, तो तांबे युक्त मृदा पादपों हेतु या पादप वृद्धि हेतु अनुपयुक्त होती है। क्या बात कर रहे थे अपन कि इसका सोर्स क्या है? तो सोर्स में मिट्टी में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन जिस क्षेत्र में तांबा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जहाँ पे तांबे की खदानें हैं, वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में पाए जाने के कारण वो मृदा पादपों के अनुकूलित नहीं होती है। तो इसका सोर्स क्या हुआ? उस क्षेत्र से पानी के साथ बह करके आई मिट्टी की, जिसके अंदर धीरे धीरे मृदा की तांबे की मात्रा कम होती जाती है। तो कम मात्रा युक्त मृदा पादपों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। इस तत्व का अवशोषण क्यूप्रिक और क्यूप्रस के रूप में होता है। क्यूप्रिक
और क्यूप्रस में। यदि क्यूप्रस रूप में भी पादपों के द्वारा इस तत्व का अवशोषण होता है तो भी पादपों में ये हमेशा क्यूप्रिक प्रारूप में ही मिलता है। इसका हम कह सकते हैं कि इसका उपभोग होता है वो क्यूप्रिक रूप में होता है। कई ऐसे कारक हैं जो तांबे के अवशोषण को सीधे रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे मृदा की पीएच, मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव और मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ। ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो मिट्टी में कॉपर प्रेजेंट होते हुए भी कॉपर के अवशोषण को बाधित करते हैं, उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं। अवशोषण के बाद में हम डिस्कस करते हैं कॉपर का पादप में क्या फंक्शन होता है। जैसा कि हमें पता है कि ये 2 प्रारूप में मिलता है, Cu++ और Cu+। एक को क्यूप्रस कहते हैं, एक को क्यूप्रिक कहते हैं। तो क्यूप्रस +1 वाला है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्यूप्रिक में बदलता है। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या था, तो उसमें ऑक्सीडेशन हुआ और जैसे ही वो क्यूप्रिक एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा अर्थात इसका रिडक्शन हुआ, तब वो क्यूप्रस में बदलता है। अर्थात क्यूप्रस और क्यूप्रिक में अंतःपरिवर्तन के फलस्वरूप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जैसी प्रक्रिया होती है और इसी के कारण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। तो ये मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन वेक्टर के रूप में या इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में प्रयुक्त होता है। उन सभी यौगिकों का ये घटक होता है जो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में प्रयुक्त होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में होता है प्लास्टोसाइनिन का एक घटक। प्लास्टोसाइनिन प्रकाश तंत्र का भाग है जिसके अंतर्गत ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके खुद अपचित होता है और ऑक्सीकृत होकर इलेक्ट्रॉन को अगले घटक को प्रदान करता है। दूसरा, कोशिका में होने वाली जितनी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से संबंधित अभिक्रियाएं होती है उसमें कॉपर इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में प्रयुक्त होता है। कॉपर का तीसरा फंक्शन प्रकाश संश्लेषण, जैसे प्लास्टोसाइनिन प्रकाश संश्लेषण का भाग है, फोटोसिंथेसिस का भाग है। जब तक प्लास्टोसाइनिन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला कोई यौगिक नहीं होते, फलस्वरूप जब प्रकाश तंत्र या फोटो सिस्टम ही संचालित नहीं होता तो प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया नहीं होती। श्वसन क्रिया के अंदर काम आता है। अंतःकोशिकीय श्वसन के अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते हैं, ETS पढ़ते हैं। उस ETS के अंदर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भाग होता है। कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कॉपर पाया जाता है। कॉपर ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके त्यागता है और कोशिका में नाइट्रोजन संतुलन के लिए आवश्यक होता है। तो कुल 3 कार्य हुए। इसमें से प्रकाश संश्लेषण श्वसन क्रिया इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इम्पोर्टेंट रिएक्शन होने के कारण कॉपर सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि प्लांट में उपापचय क्रिया के लिए अत्यधिक आवश्यक है। अन्य तत्वों की तरह ही कॉपर भी एक्टिवेटर फैक्टर के रूप में काम आता है। और ये कौन कौन से एंजाइम का एक्टिवेटर होता है, तो इसमें सबसे पहला भाग होता है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, टायरोसिनेज, लैक्टेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज। 1, 2, 3, 4, 5 एंजाइमों का ये एक्टिवेटर के रूप में कार्य करता है। नाइट्रेट रिडक्टेज वो एंजाइम है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में या इसका ऑक्सीडेशन करने में काम आता है। और अंतिम कार्य संभवतः ऐसा माना भी गया है कि कॉपर क्लोरोफिल के संश्लेषण में इनडायरेक्ट रूप से भाग लेता है
और इसके अतिरिक्त कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण क्रिया को भी प्रभावित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण अधिक होगा, कोशिका को कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा मिलेगी, उस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है और कम मिलने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है। कॉपर की मृदा में कमी होने पर पादपों में पहला जो न्यूनता के लक्षण उत्पन्न होते हैं वो होता है दाना निर्माण की क्रिया। हालांकि कॉपर के कारण कायिक और प्रजनन वृद्धि दोनों ही प्रभावित होती है, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा खाद्यान्न पौधों के अंतर्गत दाने के संश्लेषण की क्रिया, उसके निर्माण की क्रिया प्रभावित होती है। फलस्वरूप दाने छोटे और उसमें आवश्यक घटक कम मात्रा में होते हैं। दाना निर्माण की क्रिया प्रभावित होने के कारण उत्पादन सीधे तौर पर प्रभावित होता है। दूसरा जो न्यूनता का लक्षण आता है कॉपर की कमी के कारण, सामान्यतः शीर्ष भाग प्रभावित होने के कारण शीर्षक भाग बोने विकृत हो जाता है और इनके सिरे क्लोरिटी प्रकार के हो जाते हैं। फसली पौधों में यदि इन फसली पौधों को कॉपर की कम आपूर्ति हो जाती है, उस स्थिति में युवापर्ण मुरझा जाती है। युवापर्ण या यंग लीफ के द्वारा ही सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, एक्टिव लीफ होती है। तो इन्हीं लीफ के ऊपर प्रभाव पड़ने के कारण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सीधे तौर पर प्रभावित पड़ती है। दूसरा, इन पर्ण के युवा पर्ण के सिरे या नोक पर, नोक का तात्पर्य इसका अग्रभाग शिखाग्र से, शिखाग्र भाग का सीमांतीय क्षेत्र में क्लोरोसिस हो जाता है। क्लोरोसिस का तात्पर्य क्या हुआ? इस क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाला क्लोरोफिल का विघटित होना, जिसके कारण ये हरे रंग से परिवर्तित होकर के एंथोसाइनिन के कारण पीले रंग के या सफ़ेद रंग की संरचना परिवर्तित हो जाता है। तो किनारी क्षेत्र में क्लोरोसिस होने के कारण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अगेन प्रभावित होती है। सीमांत या नोक के सीमांत क्षेत्र का क्लोरोसिस होने की इस रोग को येलो टिप डिजीज भी कहते हैं। टिप का मतलब अग्रभाग, येलो का मतलब पीला रंग होता है। तो हरे रंग से क्या हुआ? पीला रंग, या भी इसको रिक्लेमेशंस डिजीज के नाम से जानते हैं। इस डिजीज के बारे में और डिस्कस करेंगे हम। इसके अतिरिक्त पादपों में बहुमुकुलन की क्रिया होने के कारण पूरा पादप फैल जाता है, एक रोजेट अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है और क्षतिग्रस्त भाग से गोंद निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो ये कुल 5 ऐसे लक्षण हैं जो मृदा में कॉपर की कमी होने पर पादपों में विकसित होते हैं। कॉपर की कमी होने पर मूल रूप से पादपों में 2 प्रकार के रोग उत्पन्न होता है। एक रिक्लेमेशंस डिजीज या येलो टिप डिजीज कहलाती है और दूसरा होता है डाईबैक ऑफ फ्रूट ट्रीज। पहले प्रकार का रोग रिक्लेमेशन डिजीज के अंतर्गत पर्ण के नोक क्षेत्र में क्लोरोसिस होने के कारण पीले अथवा सफ़ेद संरचना विकसित हो जाती है। ये मुख्य रूप से जई, चुकंदर और लेग्यूम पादपों में सबसे सामान्य पाया जाने वाला एक रोग है। दूसरा रोग है डाईबैक ऑफ फ्रूट ट्रीज। फलदार पौधों में डाईबैक हमेशा शीर्षक भाग के अंदर उत्पन्न होता है। फलस्वरूप उस शीर्षक भाग की मेरिस्टेमेटिक सेल्स के विकृत होने के कारण उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ये डाईबैक रोग कॉपर की कमी का होता है, तो साइट्रस में, बेर में और सेब में देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है? सामान्य तौर पर डाईबैक रोग की स्थिति में फल भूरे हो जाते हैं, चमकदार होते हैं और फटे हुए होते हैं। पर्ण असमय झड़ना प्रारंभ होती है। शीर्ष क्षेत्र के अंतर्गत उत्तक विघटित हो जाता है, जिसके शीर्षारंभी क्षय के नाम से जानते हैं, और पार्श्वीय परोतंत्र समूह के रूप में विकसित होना प्रारंभ हो जाता है, फल जिसे रोजेट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये अपना एक आज का एलिमेंट कंप्लीट हुआ कॉपर के बारे में। आज के लेक्चर का सेकेंड एलिमेंट जो माइक्रो न्यूट्रिशन एलिमेंट के अंतर्गत आता है वो है जिंक।
इस एलिमेंट का सिंबल Zn है और इसका अवशोषण Zn++ के रूप में या जिंक धनायन के रूप में होता है। मृदा में ये बहुत ही अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। जिंक या जस्ते की खदानों से निकले हुए अवशेषी भाग जब जल के साथ में बह करके दूसरे क्षेत्र के अंदर फैल जाते हैं तो जिंक आसानी से उस मृदा के अंदर उपलब्ध हो जाता है। इस एलिमेंट का पौधों के द्वारा अवशोषण मुख्य रूप से सांद्रण योग्य या कई प्रकार के एडेड अवशेषों के द्वारा अवशोषित होता है। यदि मिट्टी की क्षारीयता बढ़ जाती है अथवा लगातार फॉस्फेट उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, उस स्थिति में जिंक का अवशोषण कम होना प्रारंभ हो जाता है। तो विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का आवश्यकता से अधिक उपयोग कई प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट के अवशोषण की क्रिया को प्रभावित करता है। बात करते हैं हम जिंक का पौधों में क्या कार्य होता है। सबसे पहला इंडोल एसिटिक एसिड जो कि एक ऑक्सीन है। ऑक्सीन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में प्रयुक्त होता है। इंडोल एसिटिक एसिड के संश्लेषण में जिंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यही पादप की वृद्धि को प्रभावित करता है। तो इंडोल एसिटिक एसिड का एक मुख्य घटक होता है। दूसरा, जिंक सीधे प्रारूप से या डायरेक्ट रूप से फास्फोरस की अवशोषण की क्रियाओं का नियमन करते हैं। हम कह सकते हैं कि फास्फोरस का उपभोग डिपेंड करता है जिंक की मात्रा के आधार पर। अन्य तत्वों की बात, जिंक भी कई एंजाइम के एक्टिवेटर के रूप में काम करता है। जैसे सबसे बड़ा कार्बोनिक एनहाइड्रेज का मुख्य घटक है। इसके अतिरिक्त लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज और एल्कालिन फॉस्फेटेज का एक फॉस्फेटेज में एक्टिवेटर के रूप में प्रयुक्त होता है। IAA की भांति आरएनए के संश्लेषण के लिए भी जिंक आवश्यक होता है। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कितना होगा, उपयोग के लिए जिंक उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड के अपचन के फलस्वरूप निर्मित होने वाला कार्बोहाइड्रेट का उपापचय पादप में किस प्रकार से होगा, कैसे होगा और कितना होगा इत्यादि का नियंत्रण और नियमन जिंक तत्व करता है। इस दृष्टि से यदि हम कार्यों को देखें तो जिंक पादप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थियों, यदि मृदा में जिंक की कमी हो जाती है तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। जिंक की कमी होने पर मृदा में पादप में कई प्रकार के लक्षण विकसित होते हैं जिसे न्यूनता के लक्षण कहते हैं। जैसे सबसे पहला भाग है पर्ण रोजेट अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और सामान्यतः जिंक की कमी से समय से पूर्व पादपों में पतझड़ आ जाता है। जिंक की कमी होने पर क्लोरोसिस और नेक्रोसिस प्रारंभ हो जाता है। नेक्रोसिस का मतलब होता है ऊतकों का विघटन होना और क्लोरोसिस का मतलब होता है क्लोरोफिल का विघटन होना। क्लोरोसिस डिपेंड करता है कौन से प्रकार के पादप हैं। जैसे डाइकोट पर्ण है, डाइकोट प्लांट है तो केवल और केवल पादप के ऊपरी भाग में स्थित पर्ण पर ही क्लोरोसिस दिखाई देता है, जबकि आधारीय भाग की पर्ण प्रभावित होती है और ऊपरी भाग की प्रभावित पर्ण सफ़ेद रंग की हो जाती है। जबकि मोनोकोट प्लांट है तो हमेशा आधारीय पर्ण के अंतर्गत क्लोरोसिस होता है। तो क्लोरोसिस डिपेंड करता है कि वो मोनोकोट प्लांट है तो डाइकोट प्लांट की लीफ है। इसके अतिरिक्त पर्ण के किनारे विकृत हो जाते हैं या फिर वो लहरदार संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। विकृत होने पर और लहरदार या ऐठे हुई संरचना होने पर सीधी सी फोटोसिंथेसिस की क्रिया और उपापचय की क्रिया प्रभावित होती है।
जिंक की अत्यधिक कमी होने पर पादपों में बीजों का उत्पादन और फल का आकार घट जाता है। तो फल सामान्य से छोटे आकार के होने पर उत्पादकता इसकी कम हो जाती है। न्यूनता के लक्षण पढ़ने के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि इस अत्यधिक न्यूनता के फलस्वरूप पादपों में कौन कौन से रोग होते हैं। पहला रोग है साइट्रस की फ्रेंसिक रोग, फ्रेंसिक डिजीज ऑफ साइट्रस। इस रोग में शिराओं के मध्य पीले धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, पर्ण छोटी हो जाती है और ये पीले धब्बे मूल रूप से क्लोरोसिस के कारण उत्पन्न होते हैं। दूसरा रोग है, उसको कहते हैं रोजेट डिजीज ऑफ ट्रीज, फ्रूट ट्रीज, फलदारी पादपों के अंतर्गत रोजेट संरचना विकसित होना। इसके अंतर्गत पत्तियाँ पीली हो जाती है, पत्तियों में से कबरापन उत्पन्न होता है, पर्ण का आकार छोटा हो जाता है, रोजेट अवस्था आ जाती है और अत्यधिक कमी होने पर डाइबैक शाखाएं विकसित हो जाती हैं। तीसरा है वाइट बड डिजीज ऑफ मेज, मक्का का श्वेत मुकुल रोग। इस रोग के अंतर्गत बिना खुले हुए पर्ण बंद होती है और प्रौढ़ पर्ण के शिराओं के मध्य हल्की पीली रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद में अत्यधिक कमी होने पर नेक्रोसिस के कारण धब्बे निर्मित होना प्रारंभ हो जाता है। चौथा जो इम्पोर्टेंट है, छोटी क्लास के अंतर्गत भी जिंक जब पढ़ा जाता है तो उसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग का, इसी रोग को डिस्कस किया जाता है। उसको कहता है खैरा रोग। किसका है? खैरा डिजीज ऑफ पेडी, धान का खैरा रोग। इस रोग के अंतर्गत होता क्या है कि जिंक की कमी के कारण नवोद्भिज क्लोरोसिस के कारण भूरे रंग का दिखाई देता है, अंत में मर जाता है। कौन प्रभावित होता है? सीडलिंग प्रभावित होता है। किसके कारण? क्लोरोसिस के कारण। तो नवोद्भिद प्रारंभ अवस्था के अंतर्गत ही नष्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पादप का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है। मृदा में जिंक की कमी होने पर क्या उपचार किए जाने चाहिए? तो पहला उपचार है कि 7.0 pH से ऊपर वाली मृदा में सामान्यतः जिंक उपस्थित होता है। ऐसी मृदा में जिंक सल्फेट 10 से 30 किलो प्रति हेक्टर की हिसाब से मिलाने पर जिंक की कमी पूरी हो जाती है। इस मात्रा का आधा चूना मिला करके 0.5% जिंक सल्फेट के स्प्रे से भी पादपों को काफ़ी लाभ होता है। क्षारीय मृदा यदि है तो इस स्थिति में सल्फर या अमोनियम सल्फेट के साथ में जिंक की आपूर्ति की जानी चाहिए, जिसके फलस्वरूप मृदा में जिंक की कमी पूरी हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आज के इस मिनरल न्यूट्रिशन के 5वें पार्ट में हमने 2 माइक्रो एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया है। एक किया है कॉपर का, दूसरा किया है जिंक का। हम नेक्स्ट वीडियो में अगले माइक्रो एलिमेंट को पढ़ेंगे। थैंक यू।